नमस्कार दोस्तों, पीके सर एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए 60 क्वेश्चन जो है कि फुल सोल्यूशन साइंस का जो होगा, जो कि एग्जाम में ही बार बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, किस में मापा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता जो मापी जाती है, किस में मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपने अगर जो ऑप्शन बी मारा तो आपका उत्तर सही है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली देती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी, पतली या होती है? किसके कारण होता है? तारत्व के कारण, यानी पिच के कारण। पिच के कारण जो होती है तारत्व, जिसको कहते हैं हिंदी में, पिच के कारण जो होती है मोटी या पतली आवाज़ होती है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निम्न दर्वों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जो है किन दर्वों में जो है ध्वनि सबसे अधिक तेज यात्रा करती है? तो अस्टिल में। अस्टिल यानी ठोस। ठोस में जो होगा जो है क्या होगा? सबसे अधिक यात्रा करेगी ध्वनि। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो 60 डेसिबल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ आप याद रखिएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं उत्सर्जित करते हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ये सभी किरणें को उत्सर्जित करता है। याद रखिएगा जब भी रेडियो पदार्थ होगा वो सभी किरणें को उत्सर्जित करता है। अल्फा, बीटा और गामा सभी को करता है। चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश जो होगा बीटा कण में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर किस तत्व के स्वार्थिक समस्थानिक होते हैं? जो बताइए इसका जो है किस तत्व के स्वार्थिक समस्थानिक होते हैं? तो पोलोनियम के। पोलोनियम के जो स्वार्थिक समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता एक भारी नाविक में दो हल्के नाविक टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता एक भारी नाविक के दो हल्के नाविक में टूटने से जो है ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो विखंडन कहलाता है। नाविक विखंडन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं परमाणु बम निम्न किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। परमाणु बम जो है निम्नलिखित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिक विखंडन पर करती है ना। एक भारी दो हल्के नाभिक में टूट जाता है, जिसको नाभिक विखंडन कहलाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। घर्षण बल द्वारा किया कार्य जो होता है क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर जो आपने ऑप्शन नंबर सी मारा तो आपका उत्तर बहुत ही करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी। हमेशा ऋणात्मक होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर बताएंगे। किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जाता है? रॉकेट का उड़ान भरता हमेशा याद रखिएगा संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण पर उड़ना तय है ना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। घर्षण डैश कार्य करता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घर्षण जो है डैश कार्य करता है, बल के दिशा विपरीत होगा। घर्षण जब भी कार्य करेगा कहता है बल के दिशा के विपरीत होगा। घर्षण जब भी कार्य करेगा तो बल की दिशा के विपरीत कार्य करेगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहलाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है आकार द्वारा प्राप्त ऊर्जा का जो है शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है? प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगर जिस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे दोस्तों, है ना। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल आ गया दोस्तों। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल संवेग कहलाता है, यानी संवेग का गुणनफल द्रव्यमान और वेग के गुणनफल कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर। ताप में वृद्धि के प्रत्यस्थ मापों को मापा जाता है? आप सभी इसका मान क्या होता है? कहते हैं ताप में वृद्धि से प्रत्यस्थ मापों में मान क्या हो जाएगा? तो घट जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है इनमें से कौन सा विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है, यानी सबसे अच्छा चालक है तो ग्रेफाइट इसमें है। इस ऑप्शन के अनुसार ग्रेफाइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है जब
बर्फ़ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा। आयतन पूछा है दोस्तों, अच्छा से मारिए। घनत्व में पूछा, आयतन मारा है। आयतन पहले कमता है उसके बाद ही बढ़ता है। आयतन बोलेगा तो पहले कमता है उसके बाद बढ़ता है ना। अगर जो घनत्व इसके जगह पर रह गया, घनत्व हो गया तो दोस्तों तो क्या कीजिएगा, पहले आयतन क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ेगा और उसके बाद कमेगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। इसके ताप पर भी निर्भर करता है, सही बात है। पिंड के प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर निर्भर करता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसमें से सभी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल आ गया दोस्तों। कहता है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किसका नियम है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है अच्छे उत्सर्जक किसका, किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। किरचॉफ का नियम जो कहते थे अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, भी किरचॉफ साहब ने कहते थे। चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगा। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दिया जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे, कम हो जाएगी। यदि वातावरण में वृद्धि कर जाएगा, जो है दाब को वृद्धि कर देंगे तो गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक जो होती है किस दिशा को संकेत करता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहता है किसी नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। किसी नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है आँख की पुतली किस प्रकार की कार्य करता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। आँख की पुतली किस प्रकार की कार्य करता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवृत्ति द्वारक भांति के कार्य करता है। प्रवृत्ति द्वारक के भांति कार्य करता है आँख के जो पुतली कार्य करता है। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है समान नेत्र की रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। आप सभी इसका रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर जब भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं, आप सभी इसका। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तो छोटा होता है। अगर जो दिन में हो जाएगा तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा, रात में बढ़ जाता है, यानी अंधेले में देखने पर। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं दूरदृष्टि दोष वाली आँख के साफ साफ दिख सकती है। कौन सा दूरदृष्टि वाले के जो है साफ साफ दिख सकती है, तो दूर की वस्तुएं दिख सकती है। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं मानव नेत्र में होता है क्या होता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य जो होता है लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहते हैं डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त किया जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे दोस्तों। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है व्यावसायिक मोटर में किस प्रकार का चुंबक का प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक मोटर में किस प्रकार का चुंबक का प्रयोग किया जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। विद्युत चुंबक का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायतः किस प्रकार पदार्थ का छड़ का प्रयोग किया जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने किया। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने किया। आप सभी इसका उत्तर बताएं। फ्राइडे ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है सौर सेल ऊर्जा को किस प्रकार ऊर्जा को रूपांतरित करता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। सौर सेल ऊर्जा के किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। ज्योतिष तीव्रता
का मात्रक है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ज्योतिष तीव्रता का मात्रक कैंडेला होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका हो जाएगा कैलोरी में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा की इकाई जो होती है कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। विद्युत मात्रा की इकाई क्या कहलाती है? आप सभी इसका उत्तर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या कहलाती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। एम्पियर कहलाता है। विद्युत मात्रा के एम्पियर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कहता शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। शोषण जो होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में से आयनिक बंधन नहीं है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक बंधन नहीं है? तो मीथेन। मीथेन जो आयनिक बंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर। पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या कितना होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। पोलोनियम की समस्थानिक संख्या कितना होती है? तो 27 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर। रेत और चीनी का मिश्रण क्या कहलाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। रेत और चीनी का मिश्रण क्या कहलाती है? तो विजातीय मिश्रण कहलाती है। विजातीय मिश्रण। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। चलिए डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से करती है। विसरण सबसे अधिक जो होगा तीव्रता से होगा तो गैस में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताइए। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? कपूर हमारा क्या है? अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? इसके अनुसार उत्तर बताना है आपको। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ठोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा बिस्मांगी मिश्रण है? बिस्मांगी मिश्रण इसमें कौन सा है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बिस्मांगी मिश्रण इसमें वायु है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर। द्रव के ठोस में परिवर्तन प्रक्रिया क्या कहलाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हिमीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होते हैं। जो है न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होता था हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका कहता है डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन की क्या समान होती है? 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसे क्या कहलाता है? धातु कहलाता है लगभग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कहता निम्नलिखित में कौन सा किसी धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु के नहीं है। तो आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। तभी बताएं तो बाह्यतम कक्ष में जो है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहा वो सब धातु कहलाता है। इसमें बोले धातु नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। इसका परमाणु संख्या 8 होता है। इसका बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अधातु कहलाता है। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा संयोजन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं निम्नलिखित तत्वों में किसमें कुल 3 कोश और बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहते हैं निम्नलिखित तत्वों में किसमें कुल 3 कोश और बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा आर्गन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। अधिकतम कक्षा जो है बाह्यतम कक्षा में रह सकता है तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी। इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यानी कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। यानी 2 और 4 इसका परमाणु संख्या बाह्यतम यानी संयोजकता कितना हो गया? तो 4 हो जाता है। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं निम्नलिखित में कौन से नाभिकीय विखंडन में मंदन के कार्य करता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निम्नलिखित में नाभिकीय विखंडन में मंदन के कार्य करता है तो भारी जल करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारत में अपने पहले परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो पोखरण से किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोखरण से। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहता है 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए कोड का नाम क्या कहलाता था? आप सभी इसका उत्तर ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं बी और सी दोनों होता है। बी और सी जो दोनों विटामिन जो होता है जल में घुलनशील होता है। और ए डी अडेक, ये जो होता है ए डी जो होता है ए समन जो होता है क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। कहता है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जस्ते के अयस्क क्या कहलाता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, जस्ते का अयस्क जिंक ब्लेड कहलाती है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं पौधे की आवश्यकता के अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है, आप सभी इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा बाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है, उसे क्या कहलाते हैं। दांत का मसूड़ा किस प्रकार का बना होता है, इसका काफ़ी कठोर होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। आज का क्लास यहीं तक रहने देते दोस्तों। जय हिंद जय भारत।